हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, वेक्टर के अंदर हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल तक पढ़ लिया था। एडिशन लॉज हमने स्टार्ट किए थे और एडिशन लॉज के अंदर हमने पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ ट्राइंगल। और उसके अंदर हमने सीखा कि जब कभी भी कोई दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्राइंगल की थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर की होती है वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, उस पर बेस मैंने बात भी बताई थी कि अगर तीन वेक्टर्स रेगुलर ऑर्डर में ट्राइंगल को क्लोज कर दें तो उनका रिजल्टेंट आता है नल वेक्टर, पर उन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 0। और आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और छोटी क्लास में आपने मैथ्स के अंदर बच्चों पैरेललोग्राम बनाए होंगे। पैरेललोग्राम कुछ हम इस तरीके से बनाते थे बच्चों छोटी क्लास के अंदर। मैं सिर्फ आपको समझाने के छोटा डायग्राम बना रहा हूं अभी, ठीक है। कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हम बनाते हैं यार बच्चों, जिसके अंदर दो डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। या फिर आप ऐसा बनाते हो यार बच्चों, ऐसे पैरेललोग्राम बन जाता है। छोटी क्लास में आपने मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे पैरेललोग्राम बनाए होंगे, पर वेक्टर के अंदर पैरेललोग्राम कैसे बनेगा हमें यह समझना होगा और यह बनाना आना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको बार बार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही लगाना होता है। क्या है सुनिए ध्यान से कि व्हेन टू वेक्टर्स, लॉ लिख रहा हूं मैं अब, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram from the same point represent resultant of these two vectors. When two vectors are represent two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram from the same point represent resultant of these two vectors. तो लॉ ऑफ ट्राइंगल में आया था रेगुलर साइड्स, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है एडजेसेंट साइड्स। रेगुलर साइड का मतलब तो यह था कि जहां एक साइड खत्म हो वहीं से दूसरी साइड स्टार्ट होनी चाहिए, पर एडजेसेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से स्टार्टेड साइड्स। जैसे कि इस पॉइंट से ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। इस पॉइंट से ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एडजेसेंट साइड्स है। अब मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि सपोज ये हमारा कोई एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, नाम दे दिया इसको मैंने सपोज पी वेक्टर, और ये ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक का वेक्टर ड्रॉ किया है मैंने। दूसरा वेक्टर इसके एडजेसेंट मुझे बनाना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल पर बनाना पड़ेगा, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। सपोज ये दूसरा वेक्टर मैंने यहां बना दिया बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। एक मैंने बड़ा बनाया, एक मैंने छोटा बनाया है।
ये मैंने क्यू वेक्टर बना दिया है और ओ से लेकर बी तक बना दिया है बच्चों। और इनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन ही रहा होगा बच्चों। सपोज ये थीटा एंगल बन रहा है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में। अब मुझे केवल आता क्या है, अभी मुझे आता है केवल लॉ ऑफ ट्राइंगल और या फिर ग्राफिकल मेथड से एडिशन करना। अब मुझे इन दोनों का पैरेललोग्राम तो पूरा बना नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दो ही वेक्टर दे रखे हैं बच्चों। पर याद कीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन, कि किसी भी वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए। अगर मैं बच्चों इस ओबी वेक्टर को यहां से पिक करके यहां पर ले जाऊं, तो शायद ये ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों रेगुलर ऑर्डर के हो जाएंगे, क्योंकि इसको उठाकर मैंने यहां अगर लेकर आया, जितने एंगल पर यह है उतने ही एंगल पर, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये पी वेक्टर से थीटा एंगल पर है, तो पी वेक्टर से थीटा एंगल पर ही इसको शिफ्ट करना है। यहां पर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, ठीक है। इसको उठाकर सीधा यहां शिफ्ट कर दिया अपन ने। ये लीजिए ये क्यू वेक्टर ही है और ये थीटा एंगल है। पहले ये ओ से बी के बीच में था, अब ए से सी के बीच में आ गया बच्चों। पर हां, ये दोनों अगर रेगुलर ऑर्डर के हो गए हैं, ये क्यू वेक्टर, ये ध्यान रखना, तो इनका रिजल्टेंट तो निकालना हमें लॉ ऑफ ट्राइंगल से आता है, क्योंकि दोनों रेगुलर ऑर्डर के हैं। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर, ध्यान से देखो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है किन का, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का। पर हमने एक बात और पढ़ी थी, जब आपने ग्राफिकल मेथड सीखा था तब आपको मैंने कहा था कि वेक्टर एडिशन ऑलवेज फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करो, रिजल्टेंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहां पर मैंने पी वेक्टर में क्यू वेक्टर को ऐड किया, अगर मैं इस पी वेक्टर को यहां से शिफ्ट कर देता यहां पर, तो क्यू वेक्टर में पी वेक्टर ऐड हो जाता बच्चों। अगर मान लो कि मैं इस पी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रख देता, ये पी वेक्टर, तब भी रिजल्टेंट इन दोनों का यही होता, यानी ये रिजल्टेंट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर भी होता, क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए अब मुझे यहां पर बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। अब जरा इस रिजल्टेंट जो आपने बनाया है, बन गया ये पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। दो डायगोनल होते हैं, पर जो जिस पॉइंट से एडजेसेंट साइड बनी है, फ्रॉम द सेम पॉइंट जो लिखा हुआ है, जिस पॉइंट से आपने दो वेक्टर से एडजेसेंट साइड बनाई है, उसी पॉइंट से रिजल्टेंट वाला जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट बनेगा। ध्यान रखना पैरेललोग्राम के अंदर ये नहीं, जैसे कि यहां पर ये एडजेसेंट साइड मान लो ये और ये आपने लिया है, तो इस पॉइंट से डायगोनल ये वाला है तो ये रिजल्टेंट बनेगा। अगर आपने ये और ये लिया होता तो फिर ये वाला रिजल्टेंट बनता इनका, ठीक है। जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट से बनने वाला डायगोनल हमेशा उनका रिजल्टेंट होता है। चलिए अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है अपने को। क्या करना है सुनिए, मैंने सी पॉइंट से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी वेक्टर। सपोज ये एम पॉइंट पर मुझे मिला है, ध्यान से अगर देखो तब आपको ओ एम सी एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट, मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो सपोज ये पी वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा, और हो सकता है कि क्यू वेक्टर से ये बीटा एंगल बना रहा हो। तो डायरेक्शन का मतलब होगा पी वेक्टर से कितने एंगल पर या क्यू वेक्टर से कितने एंगल पर है। ध्यान से देखो, अगर मुझे ये पूरे राइट एंगल बड़े वाले ट्राइंगल ओ एम सी के अंदर ओ से एम तक की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए और सी से एम तक की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से। पर प्रॉब्लम यह कि ओ से एम तक की वैल्यू नहीं है मेरे पास। ओ से ए तक तो है पी, पर ए से एम तक की वैल्यू नहीं है।
सी से एम तक की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखो तो एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल और है, और छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपको पता है और एक साइड आपको पता है। तो बाकी की साइड तो आप पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरहर भोले से पूछ लीजिए भाई। अगर आप यहां इन ट्राइंगल AMC अगर देख रहे हैं तो आप यहां से अगर साइन थीटा लिखते हो बच्चों, साइन थीटा, तो आपको मालूम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर पर कौन है CM और हाइपोटेनियस पर कौन है Q। तो यहां से आप CM की वैल्यू को लिख सकते हो Q साइन थीटा। ये लीजिए साहब, आपने इसकी वैल्यू को लिख दिया, CM आ गया बच्चों। सिमिलरली अगर आपने कॉस थीटा निकाला होता तो वो होता बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब होता AM और हाइपोटेनियस का मतलब है Q। तो यहां से AM की वैल्यू भी आ गई बच्चों Q cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो तो है अपने पास Q cos थीटा के बराबर, और ये वाली वैल्यू अपने पास है Q sin थीटा के बराबर। ये Q cos थीटा है, ये Q sin थीटा है। अब आपको पूरे राइट एंगल बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखें अगर, तो बेस भी पूरा मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप आसानी से निकाल कर दे सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं अपन सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। चलिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या? इसका मतलब है आर। याद कीजिए, लेटर ओनली डिफाइन द मैग्नीट्यूड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉड ऑफ आर वेक्टर। और मुझे मालूम है कि इस आर वेक्टर की वैल्यू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी है, तो मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ध्यान रहे, आर वेक्टर की जगह पर हम पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी लिख सकते हैं, या इसको मैं लिखना चाहूं तो मॉड ऑफ क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, आगे जहां कहीं भी मुझे जरूरत पड़ेगी इस आर की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस आर की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस आर की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बार बार मत पूछिएगा कि सर ये आर की जगह ये कैसे आ गया। अरे भाई, ये रिजल्टेंट ही तो है इनका, और ये मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड है। अब इसकी वैल्यू को निकालने जा रहे हैं, तो चलिए इन ट्राइंगल OMC पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा रही है, और पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस है हमारा O से लेकर C तक, यानी OC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा CM, सॉरी, तो यहां ये इक्वल का साइन आएगा, परपेंडिकुलर की जगह पर आएगा CM का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पर आएगा OM, और OM को मैं लिख सकता हूं OA प्लस AM, बेस को अपन लिख सकते हैं OA प्लस AM का स्क्वायर। बस वैल्यू पुटअप कीजिए यार बच्चों, अपने आप वैल्यूज आएंगे। देखिए आप, OC की जगह पर R, यानी R का स्क्वायर, ये R स्क्वायर बराबर CM की जगह पर Q साइन थीटा, और यहां आएगा P प्लस Q कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होल स्क्वायर, प्लस पहले ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ट्वाइस ए बी, टू ए की जगह पर पी, बी की जगह पर क्यू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो यार बच्चों, ये चीज और ये चीज दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों?
1 नहीं, क्यू स्क्वायर बनाएगी। इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर मिला आपको पी स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह पर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल कर दे दिया है। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों यहां MTR। कई बच्चे पूछते हैं मुझसे सर MTR मतलब क्या होता है? MTR मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट। सही मतलब तो ये होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट। ये वर्ड का इजाद मैंने ही किया है। कोटा के अंदर जितने भी टीचर MTR लिखते हैं उनको मतलब पता नहीं होता है, पर क्योंकि ये वर्ड का अर्थ मैंने ही दिया है, MTR मेमोरी टिप्स रिजल्ट। लोग बाग इसको कहते हैं मारो टोटल रट्टा। मारो टोटल रट्टा यानी रट लेना है, या कहते हैं मैं तुझे रटूंगा या मैं तुझे रटूंगी। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं होता, सही मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट, यानी मेमोराइज रखना है ये। अब ये फॉर्मूला, इसको आप आर इक्वल से लिखो तो अंडर रूट और लग जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला काम कब करेगा? ये फॉर्मूला काम तभी करेगा बच्चों जब आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता होंगे और उनके बीच का एंगल पता होगा। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां से आएगा। ये तो बात हुई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, चलिए भाई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी देख लीजिएगा बच्चों। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन का मतलब है अपने पास में ये एंगल अल्फा, पी वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो आपको निकाल कर देना है। तो ध्यान से देखो, वही ट्राइंगल इन ट्राइंगल OMC, इन ट्राइंगल OMC हमें मालूम है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आपको पता है, तो अल्फा निकल जाएगा tan अल्फा से। tan अल्फा इक्वल्स टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर है Q sin थीटा और बेस पर है P प्लस Q cos थीटा। ये हमारा अल्फा इस फॉर्मूले से आप निकाल कर दे सकते हैं। कोई कहे कि सर हमें तो Q वेक्टर से एंगल बताना था। Q वेक्टर से तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यह फ्रॉम P वेक्टर, ध्यान रखना फ्रॉम P वेक्टर। अगर आपको बीटा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, tan बीटा इक्वल्स टू Q की जगह पर P कर देना है और P की जगह पर Q कर देना। बस इस फॉर्मूले में जहां Q है वहां P हो जाएगा और जहां P है वहां पर Q हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। ये फ्रॉम Q वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों ही MTR रहने चाहिए। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास हो और उनके बीच का एंगल अगर हमारे पास हो तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल कर देंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकाल कर देंगे बच्चों। ठीक है, कैसे आया, कहां से आया, ये सब कुछ मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है। हालांकि प्रूफ हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, पर दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने निकाला है हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए। क्योंकि देखिए किसी भी चीज का डेरिवेशन जो होता है ना, वो डेरिवेशन होता है एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर। इसीलिए आपको बताया जाता है डेरिवेशन, कि डेरिवेशन देख लीजिए तो इससे कि आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी मिल जाए तो आप डेरिवेशन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर रिजल्ट जो होता है वो केवल और केवल कब एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रिजल्ट कंडीशनल होता है। रिजल्ट कंडीशनल होता है, इनमें किसी में भी कंडीशन बदल दोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, इसलिए रिजल्ट कंडीशनल होता है। यह तभी वैलिड है जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपके पास हो और उनके बीच का
एंगल आपके पास में हो, तो ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा सवाल पहले मैं देता हूं, छोटा सा सवाल। ठीक है, मान लो पूछा हुआ सवाल है, एआईपीएमटी का ही पूछा हुआ सवाल है, एआईपीएमटी का सवाल है। सवाल क्या था देखिए, अब मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना। मान लो आपको एक वेक्टर ऐसे दिया बच्चों, और बोला भाई ये P है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। दूसरा वेक्टर आपके पास में ये है Q, उसका भी मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10 न्यूटन, और उनके बीच का ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता चल गए, दोनों के बीच का एंगल भी पता चल गया, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मतलब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करोगे, बोले सर P की जगह 10 रख देंगे, Q की जगह 10 रख देंगे, यहां भी 10, यहां भी 10, और थीटा की जगह 60 रख देंगे। cos 60 की वैल्यू हाफ होगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर 100, ये भी 10 का स्क्वायर 100, 2 से 2 कट ही चुका है, ये भी 10 इंटू 10, ये भी 100, टोटल बन गया 300। R निकालेंगे तो √300, यानी आपका आंसर आएगा R की वैल्यू √300, यानी कि आप लिख सकते हो 10√3, और वो ऑप्शन के अंदर भी होगा, और आपको मिलेगा -1 नंबर गिफ्ट में। गलत है ये गलत है, गलत किया है। इसलिए देता हूं मैं सबसे पहले सवाल करने के लिए, इसलिए देता हूं कि जो गलती करनी है वो कर लो, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ में तभी आएगा जब आप गलती करोगे। आपने गलती कर ली, अब मैं आपको बताता हूं क्या गलती हुई। P की वैल्यू सही रखी, Q की वैल्यू सही रखी, पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा गलत लिया है आपने। बोलो सर थीटा दोनों वेक्टर के बीच 60 डिग्री तो दिया है आपने, वो वैलिड एंगल ही नहीं है, वो वैलिड एंगल ही नहीं है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब वैलिड होता है, यही आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। थैंक यू। अभी आ रहे हैं, चलिए वापस से देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर, बोर्ड साफ करके फिर मैं लेता हूं। चलिए बच्चों, तो अपन ने अभी एक क्वेश्चन के थ्रू ये देखा कि यार हमसे एक गलती हुई कि हमने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गलत लिया। तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर सकते हो यार बच्चों। इंपॉर्टेंट नोट भी लिख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, एंगल बिटवीन two vectors is valid when either heads of both vectors or tails of both vectors are coincide to each other। क्या मतलब भाई, दो वेक्टर्स की या तो टेल्स कॉन्साइड हो, जैसे कि ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, और देखिए दोनों की टेल यहां पर कॉन्साइड हो रही है, तो इनके बीच का ये थीटा जो होगा वो वैलिड एंगल होगा बच्चों। या फिर दोनों वेक्टर्स के हेड्स कॉन्साइड हो जाएं, जैसे P वेक्टर, ये Q वेक्टर, और इनके दोनों के हेड्स कॉन्साइड हो रहे हैं, तो ये थीटा वैलिड एंगल होगा। पर ये वैलिड नहीं होगा कि अगर ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा बच्चों, ये इनवैलिड है।
और वहां यही गलती आपसे हुई है, ये इनवैलिड एंगल है। तो वैलिड एंगल के लिए क्या करना होगा आपको? किसी एक वेक्टर को, किसी एक को शिफ्ट करके या तो टेल्स कॉन्साइड कीजिए या हेड्स कॉन्साइड कीजिए। अगर मैं इस पी वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूं आगे, मान लो मैंने यहां शिफ्ट किया था इसको, ये पी वेक्टर यहां से यहां आ गया, ये अगर पी वेक्टर यहां से यहां आ गया तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ एंगल क्या होगा? यही वैलिड एंगल होगा। आपको नहीं सर हम पी को नहीं, हम तो क्यू को शिफ्ट करना चाहते थे, बिल्कुल कर सकते हो आप। इस क्यू को यहां से उठाकर नीचे शिफ्ट कर दीजिए। ये अगर क्यू यहां होता बच्चों तो ये वाला एंगल वैलिड एंगल होता, ये भी 180 माइनस थीटा का ही होता, वैसे भी अपोजिट एंगल है यार। तो मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब वैलिड होता है। क्लियर होगी बात? ये यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करोगे सवालों के अंदर आप, कि जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पढ़ना होता है, जल्दबाजी में बच्चा यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करता है। इसलिए जब कभी भी एंगल पढ़ो पहले अपने आप से पूछो कि कौन सा वैलिड है। जब दोनों की या तो हेड्स कॉन्साइड हो रहे हैं या दोनों की टेल्स कॉन्साइड हो रही है तभी वैलिड एंगल होगा, अदरवाइज वैलिड एंगल नहीं होगा। चलो ये तो पहली बात हो गई। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों जरा। सेकेंड पॉइंट में क्या है? सेकेंड नोट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is always present in the plane containing of both vectors। क्या मतलब भाई? दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उस प्लेन के अंदर होगा जिससे कि दोनों वेक्टर से मिलकर जो प्लेन बना है उसके अंदर। समझो, मान लो कि ये मेरे पास में कोई भी एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये पी वेक्टर है बच्चों, ये क्यू वेक्टर है। तो इन दोनों से जो एरिया कवर हो रहा है वो ये वाला एरिया होगा बच्चों। ये क्या कहलाएगा? पी क्यू प्लेन के नाम से जाना जाएगा। पी क्यू प्लेन, पी और क्यू से बनकर मिलकर बनने वाला प्लेन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इस प्लेन से बाहर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर प्रेजेंट होगा, इन दोनों से बाहर नहीं जा सकता इनका रिजल्टेंट, इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा। जिन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो उससे एक प्लेन बनेगा, उस प्लेन के अंदर ही रिजल्टेंट होगा, उस प्लेन से बाहर रिजल्टेंट नहीं जाएगा। कहने का मतलब है दोनों वेक्टर्स के बीच में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। हो सकता है वो इसके क्लोज हो सकता है वो इसके क्लोज हो सकता है वो बाइसेक्टर लाइन पर हो। अब समझो किसके क्लोज होगा, किससे दूर होगा, कब बराबर होगा, यह भी समझ लीजिए आप। पॉइंट नंबर 3 भी बता देता हूं आपको, चलिए समझो जरा ध्यान से। पॉइंट नंबर 3, मान लो बच्चों ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, समझने के लिए सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, समझो ध्यान से। और मैंने पी वेक्टर को एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लिया है, यह पी वेक्टर है, और क्यू वेक्टर को मैंने छोटा सा ले लिया है बच्चों। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है भाई। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं तो ये दोनों एडिशन फॉर्म में आ गए बच्चों, क्योंकि एडिशन का रूल क्या होता है? एक के हेड पर दूसरे की टेल कॉन्साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों एडिशन की फॉर्म में आ गए। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ होगा, ये इनका रिजल्टेंट बनने वाला है। और ये रिजल्टेंट ध्यान से देखो, पी वेक्टर से कोई ना कोई एंगल बना रहा है जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थी अल्फा,
और क्यू वेक्टर से ये एंगल बना रहा है बीटा। तो दोनों में से कौन सा बड़ा एंगल है, अल्फा या बीटा? ऑब्वियसली बीटा बड़ा दिख रहा है भाई, तो यहां पर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन बीटा। कब? व्हेन मॉड ऑफ पी वेक्टर इज ग्रेटर देन टू मॉड ऑफ क्यू वेक्टर। आसान तरीका बता देता हूं, दोनों वेक्टर में से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके क्लोज होगा, रिजल्टेंट उसके क्लोज होगा। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो पी वेक्टर के क्लोज आ गया, क्यू वेक्टर से दूर हो गया। अब इसका उल्टा करके देख लो, मान लो कि आपने क्यू वेक्टर ले लिया बच्चों बड़ा, ये क्यू वेक्टर ले लिया आपने मान लीजिए, और पी वेक्टर ले लिया आपने छोटा सा, ये पी वेक्टर ले लिया भाई। अगर मैं इस पी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर देता हूं बच्चों, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट ये वाला रिजल्टेंट बनेगा हमारा, ये रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देखो, पी वेक्टर से एंगल अल्फा बड़ा हो गया, क्यू वेक्टर से एंगल बीटा छोटा हो गया। क्योंकि क्यू वेक्टर बड़ा था तो रिजल्टेंट क्यू के पास चला गया, यानी कि यहां पर बीटा जो होगा वो लेस होगा अल्फा से। और ये कब हुआ? जब क्यू का मैग्नीट्यूड पी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तीसरा केस अगर हम ले लें कि मान लो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएं, जितना बड़ा क्यू उतना ही बड़ा पी, पी और क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के आपने ले लिए बच्चों, क्यू को आपने यहां शिफ्ट किया, रिजल्टेंट देखोगे आप तो ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा बच्चों। जितने एंगल पर पी से ये दिखाई देगा उतने ही एंगल पर ये क्यू से भी दिखाई देगा। यानी यहां अल्फा इक्वल्स टू बीटा हुआ और ये तब होगा जब पी का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर होता है। अदरवाइज दोनों वेक्टर में से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके क्लोज होगा। ये तीन बातें हमेशा टिप्स पर होनी चाहिए। पहली बात कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब वैलिड होता है? जब दोनों वेक्टर्स के हेड्स या टेल्स कॉन्साइड होते हैं तब। दूसरी बात, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां प्रेजेंट होता है? दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से मिलकर बनने वाले प्लेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तीसरी बात, दोनों वेक्टर का दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उस वेक्टर के क्लोज या नियरर होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। पर अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर होता है, एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पर होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 90 डिग्री लिया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये, तो केवल ये कंसेप्ट 90 डिग्री के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं है बेटाओ। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, रिजल्टेंट हमेशा उसी के नियरर होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, पर बराबर तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ये तीन बातें तो आपको हमेशा टिप्स पर रखनी है। और अब लेते हैं अपन बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब 7-8 पॉइंट्स हैं हमारे। इन पॉइंट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब भी दे पाएंगे और न्यूमेरिकल्स को मुंह जबानी सॉल्व कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये कि 8 की 8 पॉइंट आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। 8 पॉइंट वो और 3 पॉइंट ये, 11 पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो वेक्टर के अंदर चैलेंज करता हूं कि रिजल्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। पर प्रॉब्लम ये कि 11 पॉइंट याद नहीं रहते हैं बच्चों को, तो आपको कंसेप्ट समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। मुझे भी कोई भी पॉइंट याद नहीं है, कोई भी पॉइंट याद नहीं है।
मैं तो बस जब शुरुआत करता हूं तो क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और जहां गलती करता हूं वहीं पर पॉइंट तैयार कर देता हूं, अपने आप समझ में आ जाता है। सुनिए ध्यान से। अब पहला पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, then magnitude of their resultant becomes maximum। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब होता है दोनों की सेम डायरेक्शन। याद कीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर को, पहला वेक्टर यही समझाया था मैंने, पैरेलल वेक्टर्स, कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सपोज ये मेरे पास में पी वेक्टर मान लीजिए और दूसरा वेक्टर मेरे पास में छोटा बड़ा कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उससे बड़ा कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल भी बताऊंगा अभी आपको, पर पहले निकाल तो दूं। तो ध्यान से देखो, रिजल्टेंट एंगल भी पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता है। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1, तो क्या बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। और देखा जाए तो ये क्या है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि आर की जो वैल्यू बनी है वो आर मिलेगा मैक्सिमम, और कितना मिलेगा पी प्लस क्यू के बराबर। पी प्लस क्यू मिलेगा। समझने वाला पॉइंट है, समझिएगा। मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, ये दो पेन ले लिए मैंने हमेशा हर कंसेप्ट को पेन से ही समझाऊंगा अब आपको। ये ध्यान से देखो, एक पेन के पीछे ढक्कन लगा दिया मैंने, तो दोनों के मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो गए हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। पेन की टिप हमेशा एरो को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों ऐसे रखे हैं तो पैरेलल है कि नहीं है बच्चों, ये दोनों पैरेलल है। अब मुझसे कहा जाए कि यार इनका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, तो मुझे मालूम है दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर पैरेलल है, और ऐड करने का रूल होता है तो एक के हेड पर दूसरे की टेल को कौन साइड कर दीजिए आप। तो मैं इसके हेड पर, ये सपोज पी है, ऊपर वाला क्यू है, तो मैंने पी वेक्टर के हेड पर क्यू वेक्टर के इसको शिफ्ट कर लिया आगे। एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। इसको यहां से उठाकर यहां ले आया, इसको ऐड कर दिया। रिजल्टेंट कहां से कहां ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ। यहां से एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये पूरा का पूरा वेक्टर इतना बड़ा रिजल्टेंट बना है। इससे बड़ा रिजल्टेंट आप इन दो पेन से बनाकर दिखा दो मुझे, कैसे भी लगाओ इनको, पर इससे बड़ा रिजल्टेंट बनाकर दिखा दीजिए आप। नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि दो वेक्टर जब भी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होता है। अब इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, याद कीजिए मैंने कहा था जहां कहीं भी आर आएगा मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, और इसकी जगह पर लिखूंगा मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर, ये क्या है पी, पी मतलब मॉड ऑफ पी वेक्टर ना, प्लस मॉड ऑफ क्यू वेक्टर। ये रिजल्ट सीबीएसई के अंदर पूछा गया था, एग्जामिनेशन के अंदर दिया गया। सवाल कैसे था सुन लीजिएगा। टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर रिलेटेड एज, ये रिजल्ट दे दिया आपको, इज वैलिड एट विच एंगल, एट विच एंगल, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो सर 0 डिग्री, अरे भाई अभी तो याद है आपको, क्योंकि अभी पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इस जैसे कम से कम 12 रिजल्ट आने वाले हैं, और सब आपको एक जैसे ही लगेंगे।
बस चेंज क्या होगा, यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, दोनों जगह माइनस हो जाएगा, यहां प्लस, यहां माइनस प्लस, इतना ही चेंज आता है। फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है यार कौन से एंगल पर कौन सा रिजल्ट था। तो आपके पास दो पेन जिंदाबाद, तुरंत देख लेना, आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। दोनों वेक्टर पैरेलल, तुरंत दोनों की डायरेक्शन सेम करो, बोला रिजल्टेंट चाहिए, मतलब एडिशन करना है, एक के हेड पर दूसरे की टेल लगाओ, बोले यार ये रिजल्टेंट है, इससे बड़ा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, खत्म। इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड बराबर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, प्लस 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 सब जगह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमटीआर, मेमोरी टिप्स रिजल्ट। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। ध्यान रहे, दो वेक्टर्स जब भी पैरेलल होंगे तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, उससे बड़ा रिजल्टेंट किसी और एंगल पर पॉसिबल ही नहीं होता है। लेते हैं सेकंड पॉइंट। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। पहले पॉइंट में तो सीख लिया आपने कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स are anti-parallel to each other, then their resultant becomes minimum. Resultant becomes minimum. Magnitude of their resultant becomes minimum कहो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पर दो वेक्टर्स को एक दूसरे के एंटी पैरेलल लिया गया है बच्चों, और आपको सबको पता है कि एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनना, 180 डिग्री का एंगल बनना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों आपको, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू। मैं अगर पूछूं आपसे बच्चों कि यार ये किसका होल स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। फिर बताओ एक बार किसका होल स्क्वायर है बच्चों, P माइनस क्यू का। किसका होल स्क्वायर है, P माइनस क्यू का। क्यों, ये Q माइनस P का होल स्क्वायर नहीं है? लिख कर देख लीजिए भाई, एक बार P माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखो और एक बार Q माइनस P का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू P माइनस क्यू का होल स्क्वायर और Q माइनस P का होल स्क्वायर। और यहां से जब आप R निकालोगे तो R जो आएगा वो R मिनिमम आएगा, और वो होगा P माइनस क्यू और Q माइनस P। इसका क्या मतलब होता है, यहां और लगा हुआ, इस और वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है आर मिनिमम की वैल्यू है पी डिफरेंस क्यू। पी डिफरेंस क्यू का क्या मतलब, ये डिफरेंस का साइन होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये डिफरेंस का साइन होता है। इसका मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से आपको छोटे वाले मैग्नीट्यूड को घटाना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो आएगा रिजल्टेंट का वो कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी किसी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सेपरेट करना पड़ेगा, इससे छोटा रिजल्ट फिर कभी आ नहीं सकता। फिर अगेन वही दो पेन के कंसेप्ट से काम करेंगे हम। देखो इधर, सपोज ये दो पेन अलग अलग मैग्नीट्यूड के ले लिए, एक को इस डायरेक्शन में रखा, एक को इस डायरेक्शन में रखा, दोनों एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब मान लो ये P वाला है, ये Q वाला है, हमें मान लो दोनों एंटी पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। पर वो कैसे मिलेगा ये भी समझ लो। P वेक्टर के हेड पर Q वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कीजिए,
ये मिला दिया भाई मैंने। और अब फर्स्ट वेक्टर कौन था, P, उसकी टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ रिजल्टेंट इतना सा प्लॉट होगा। ये इन दो पेन से इससे छोटा रिजल्ट बनाकर तो दिखाइए आप। P वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ। फर्स्ट वेक्टर नीचे वाला पेन है भाई, उसकी टेल ये है, उसका हेड ये है, तो टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ ये रहा इसका हेड। यहां से एक वेक्टर को ड्रॉ किया मैंने, ये इतना बड़ा रिजल्टेंट मिला बच्चों। इससे छोटा रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहां से पता चला कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम तभी होता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों से एक इंपॉर्टेंट बात मिल गई। क्या मिली भाई? इसको हम इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या मिला कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट इससे छोटा हो नहीं सकता। तो जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं के बीच में वेरी करेगा ना भाई। तो इससे या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या ये रिजल्टेंट इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। रेंज ऑफ रिजल्टेंट मिल गया। ये बड़े से मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। इसको बोलेंगे रेंज ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? रेंज ऑफ रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की रेंज है ये। बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से छोटा नहीं हो सकता, पर उसके बीच में तो हो सकता है बच्चों। तो इस कंसेप्ट पर सवाल पूछ लिया गया बच्चों। सवाल कैसे पूछा गया सुनेगा ध्यान से। विच रिजल्टेंट कैन बी पॉसिबल of 10 Newton and 6 Newton forces. Which resultant can be possible of 10 Newton and 6 Newton forces? ऑप्शन दिए गए आपको ऐसे। पहला ऑप्शन दे दिया गया 3 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दे दिया 18 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 1 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 12 न्यूटन। ये चार ऑप्शन दे दिए आपको। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई? आर मैक्स की बात की जाएगी तो P प्लस क्यू, P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 6, तो कितना होगा 16 न्यूटन। इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकता 18 न्यूटन। छोटा आर मिनिमम, दोनों का डिफरेंस, तो 10 और 6 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन से छोटा हो नहीं सकता, तो भैया 4 से छोटा 3 भी है और 1 भी है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा हुआ आंसर तो होगा ना भाई। 4 से 16 के बीच में 12 आता है, आता ना भाई। 4 से लेकर 16 के बीच में 12 एग्जिस्ट करता है, तो वो रिजल्टेंट हो सकता है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। कैन बी, मस्ट भी नहीं है, कैन बी लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है। अब इसी सवाल को उल्टा भी कर सकते हैं, विच रिजल्टेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। ऑप्शन बदल देता हूं, ठीक है। अब मान लो कैन नॉट बी के लिए अगर ऑप्शन सवाल दिया जाए, फॉर कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी के लिए अगर सवाल दे रहा तो ऑप्शन अब आपको ये दे दिए, मान लो उसने 4 न्यूटन, 16 न्यूटन, 12 न्यूटन, 18 न्यूटन, तो भैया 4 भी पॉसिबल है, 16 भी पॉसिबल है,
4 और 16 के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सब पॉसिबल है, तो 12 भी पॉसिबल है। कैन नॉट पूछा गया है तो 18 16 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वैरायटी का कोई भी सवाल आएगा आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट के बेसिस पर समझाया मैंने, ध्यान रख लीजिए अभी। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 3। When two vectors are perpendicular to each other, then their resultant is R square equals to P square plus Q square plus twice PQ। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी बच्चों। और रिजल्टेंट क्या बन गया R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ध्यान रहे, जैसे याद था तो मैं यहां लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं। आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर पी की जगह पर मॉड ऑफ पी वेक्टर, क्यू की जगह पर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर, दोनों का डिफरेंस। जैसे वहां रिजल्ट बना था ना, तो ध्यान से देखो, उस रिजल्ट के अंदर यहां प्लस आया था, यहां क्या आ गया माइनस। ये 180 पर वैलिड, वो 0 डिग्री पर वैलिड, और ये 90 डिग्री पर वैलिड है, ये 90 डिग्री पर वैलिड है। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं हम जरा पॉइंट नंबर 4 की। ध्यान रहे, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, when two vectors are perpendicular to each other बोल सकता है, when two vectors are orthogonal to each other बोल सकता है, और when two vectors are normal to each other बोल सकता है। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी कहा जा सकता है, नॉर्मल टू ईच अदर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो केवल परपेंडिकुलर ही नहीं, ऑर्थोगोनल का मतलब भी 90 डिग्री होता है और नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से ही निकाल कर दोगे। ठीक है, चलिए भाई पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख लो उसके ऊपर कितने स्टार मैं बना रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है। When two vectors of equal magnitude, when two vectors of equal magnitudes are acting at an angle थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है उनके बीच में, then their resultant becomes bisector and its magnitude is 2a cos theta by 2। क्या मतलब भाई इसका, डायग्राम से बात को समझा देता हूं आपको, डायग्राम से बात को समझाता हूं। देखिए दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बच्चों। सपोज ये कोई भी आपके पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ए, स्मॉल ए। दूसरा वेक्टर है मान लो ये क्यू वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड है ए। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लेने हैं और उनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120, 150, कुछ भी, एक्यूट और ऑब्ट्यूस कुछ भी हो सकता है।
तो मालूम है हमको कि दो वेक्टर जब एक इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर आता, बीचों बीच आता था, याद करो 90 डिग्री पर P और Q बराबर लिए थे। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो बिल्कुल ठीक बीचों बीच जाएगा। ये रिजल्टेंट है, यहां से जितना एंगल बनेगा उतना ही यहां से भी बनेगा। अल्फा की वैल्यू θ/2 आएगी, बीटा की वैल्यू भी θ/2 के बराबर आएगी। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ट्वाइस A cos θ/2 आएगा। सर ये कैसे आएगा? ये तो समझ में आ गया हमारा कि बाइसेक्टर होता है, क्योंकि आप ये पहले ही बता चुके हो हमें। पर ये 2A cos θ/2 लगाओ फॉर्मूला रिजल्टेंट का, R² = P² + Q² + ट्वाइस PQ cos θ। P की जगह पर भी A लिखिएगा, Q की जगह पर भी A लिखिएगा। ये A × A² हो जाएगा, ये भी 2A², ये भी 2A²। दोनों में से 2A² को कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 + cos θ। R² की वैल्यू है। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, cos2θ का फॉर्मूला। cos2θ मैं लिख देता हूं, इस जगह लिख रहा हूं मैं, cos2θ के 3 फॉर्मूले पढ़े थे आपने। एक पढ़ा था cos² θ - sin²θ, एक पढ़ा आपने 2 cos² θ -1, और एक पढ़ा आपने 1 - 2 sin²θ। फॉर्मूले पढ़ चुके हो इसलिए मैंने बीच में लिख दिया यहां पर ध्यान से देखें, यहां 2θ है तो किसी फॉर्मूले में यहां 2θ नहीं आ रहा है, जितना यहां एंगल है उसका आधा एंगल आ रहा है। अगर मैंने cos2θ की जगह पर मान लो cos θ ही लिया होता तो यहां होता cos²θ/2 - sin²θ/2, यहां होता 2 cos²θ/2 -1, यहां होता 1 - 2 sin²θ/2। तो यहां पर है मेरे पास cos θ। मैं अगर इस cos θ की जगह पर लिखता हूं 2 cos² -1 cos θ, यहां θ कर रहा हूं तो यह θ/2 करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2A² 1 प्लस, इसकी जगह पर लिख सकता हूं 2 cos²θ/2 -1, 1 से 1 को उड़ा दीजिए। R² की वैल्यू बन गई 4A² cos²θ/2, तो R की वैल्यू बनेगी 2A cos θ/2। ये लीजिए, हैंस प्रूव्ड कि कैसे आता है 2A cos θ/2। प्रूव करके मैंने आपको दे दिया। दो वेक्टर्स, अगर आपके अंदर सर ये θ/2 भी प्रूव कीजिए, तो लगा दो tan अल्फा का फॉर्मूला। tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था Q sin θ/P + Q cos θ। यहां पर भी A पुट करो, यहां पर भी A पुट करो, यहां पर भी A पुट करो, कॉमन ले लो, A से A काट दो तो ऊपर बनेगा sin θ, नीचे बनेगा 1 + cos θ। sin θ का फॉर्मूला बनेगा 2 sin θ/2 cos θ/2, और इसकी जगह पर वापस से वही लिख दो, कट जाएगा, tan अल्फा बराबर आएगा tan θ/2। तो tan से tan कट के थीटा बराबर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, θ/2 के बराबर। ऐसे आप उसको प्रूव कर सकते हो बच्चों। अब इस पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर वो अब अगली क्लास के अंदर ही हो पाएगा। सब पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 4 के सब पॉइंट्स आपको मुझे बताने हैं। 4-5 केसेस है जो आपको टिप्स पर याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो उसको अपन अगली क्लास के अंदर लेंगे। 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं।